नमस्कार दोस्तों, 21 मई 1991 शाम के लगभग 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैलीज खत्म करके मद्रास निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो राजीव गांधी निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो स्टेट गेस्ट हाउस के रास्ते में थे तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है उड़ान के लिए। तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते, जो कि एक अलग वैन में ट्रैवल कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच जाते हैं। रात के करीब 8:30 बजे मद्रास एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कई सारे नेता राजीव गांधी को रिसीव करने आते हैं। इस रात इनको श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करना था। ये पहले से ही रैली के लिए लेट हो चुके थे। रात के 10:10 ये श्री पेरुम्बदूर पहुंचते हैं। गर्मी के इस मौसम में भी हजारों कांग्रेस सपोर्टर्स राजीव गांधी को देखने के लिए एक्साइटेड थे। एक गाने की आवाज सुनाई दे रही थी जिसमें राजीव और इंदिरा गांधी की तारीफ की जा रही थी। लगभग 10:19 राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ चंद सेकंड में चारों ओर धुआं लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है, अफरा तफरी मच जाती है। बाद में पता चलता है इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिनमें से एक राजीव गांधी खुद भी थे। I dream of an India strong, independent, self-reliant and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. 22 मई की सुबह अखबार में एक खबर छपती है। पूरा देश देखकर हैरान था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जो भुवनेश्वर में एक रैली में थे उसे बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस आ जाते हैं। तुरंत एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के सारे चीफ्स शामिल थे, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड्स। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी के पास भी इस असैसिनेशन को लेकर कोई जवाब नहीं था। ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट का मोमेंट था। कोई नहीं बता पा रहा था कि यह हमला कैसे हुआ और किसने किया। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस असैसिनेशन बनने वाला था। क्योंकि बात क्या थी दोस्तों, इससे पहले जो दो सबसे बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस हुए थे देश में, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के असैसिनेशंस, उन दोनों केसेस में उनके हत्यारों को ऑन द स्पॉट ही पकड़ लिया गया था। लेकिन इस बार कोई नहीं जानता था कि किलर कौन है और कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं था। ब्लास्ट की वजह से सारा सबूत डिस्ट्रॉय हो चुका था। ब्लास्ट करने वाले अटैकर की आइडेंटिटी भी अनक्लियर थी और कोई कॉन्क्रीट लीड भी नहीं थी। ये पूरी तरीके से एक ब्लाइंड केस था। सबको अब इसी बात का डर लग रहा था कि इसी वजह से यहाँ पर कंस्पिरेसी थ्योरीज ना बनने लग जाए। अगर अगले कुछ दिनों में क्लियर नहीं हुआ कि इसके पीछे कौन था तो जाहिर सी बात है मीडिया में और जनता में अफवाहें फैलने लगेंगी। इस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से डील करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। इस एसआईटी को लीड करने के लिए उस वक्त के सीबीआई डायरेक्टर चुनते हैं आईपीएस ऑफिसर डीआर कार्तिकेयन को। इन्हें पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करने की आर्ट के लिए उस वक्त बड़ा जाना जाता था। एसआईटी की टीम में इनके साथ देश के टॉप ऑफिसर्स शामिल थे, एनएसजी के हेड से लेकर मल्टीपल एक्सपीरियंस्ड आईपीएस ऑफिसर्स। एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली केपेबल टीम। इस टीम के सामने एक ही टारगेट था, पता लगाओ कौन है जिम्मेदार राजीव गांधी की असैसिनेशन के पीछे। इस केस को एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनने से रोकना था और इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना था। इसी समय के दौरान दोस्तों इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मित्रा इस केस को शुरू से कवर कर रहे थे। शुरू से लेकर एंड तक वो इस केस को बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं और साल 2022 में जाकर वो अपनी किताब पब्लिश करते हैं, 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधीज असैसिन। और अब सोनी लिव ने इस किताब की एक बड़ी शानदार अडेप्टेशन करी है एक वेब सीरीज में, द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन केस, डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर। Rajiv Gandhi is alive. What is your name, sir? And where are you calling from? ट्रेलर
देखकर तो बहुत ही दिलचस्प लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सही मौका होगा आपको इस इंसिडेंट की पूरी सच्ची कहानी बताने का। आइए जानते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू की जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्राइम सीन से मिले ज्यादातर सबूत धमाके में ही तबाह हो चुके थे और जो कुछ बचा था उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। मीडिया में अफवाहें चलने लग गई थी कि इसके पीछे LTTE एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हो सकती है। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रॉ चीफ GS वाजपेयी को बुलाकर मीडिया में इस स्पेकुलेशन के बारे में पूछते हैं, क्या सही में राजीव गांधी को LTTE ने मारा था? GS वाजपेयी जवाब में कहते हैं कि LTTE के इंटरनेशनल सेक्रेटरिएट के चीफ साथा शिवम कृष्ण कुमार एलियास किट्टू इस असैसिनेशन से कोई भी लिंक डिनाई करते हैं। GS वाजपेयी प्रधानमंत्री से कहते हैं कि किट्टू LTTE में रॉ का ही एक आदमी है और रॉ को नहीं लगता कि इसमें कोई भी विदेशी साजिश है। साथ ही में इस असैसिनेशन के पीछे कश्मीर या सिख मिलिटेंट्स के होने की संभावना को भी डिनाई किया जाता है। 22 मई की सुबह तमिलनाडु के फोरेंसिक लैब्स के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखरन जब अखबारों को पढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरे केस को बदल कर रख दिया। अखबारों में इस क्राइम सीन की फोटोज छपी थी और गौर से देखने पर दिख रहा था लाशों के ढेर के बीच एक कैमरा। ये तो कैमरा लग रहा है। उन्हें लगा कि ये कैमरा इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। डॉक्टर चंद्रशेखरन अपनी टीम को इस कैमरा को ढूंढने का आदेश देते हैं। पता चलता है कि ये कैमरा हरि बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का है जिनकी खुद इस ब्लास्ट में मृत्यु हो चुकी है। ब्लास्ट के बाद इस कैमरा को CID ने रिकवर कर लिया था। CID का एक आदमी डॉक्टर चंद्रशेखरन से मिलता है और इनकी टीम को कैमरा की फिल्म से 10 फोटोग्राफ्स मिलती है। इनमें से एक फोटो बड़ी खास थी। एक फोटो जिसमें देखने को मिलता है हरे और नारंगी रंग का सलवार कमीज और चश्मा पहने एक औरत चंदन की माला लेकर खड़ी थी और इस औरत से कुछ ही दूर व्हाइट कुर्ते पजामे पहने एक आदमी एक जर्नलिस्ट की तरह नोटबुक हाथ में लिए खड़ा। क्राइम सीन पर मिले छोटे मोटे सबूतों के आधार पर अब तक ये तो साफ हो गया था कि यहाँ पर एक ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। इस बम को स्टेज के अंदर या किसी गाड़ी के नीचे रखा नहीं गया था बल्कि एक इंसान के ऊपर ही लगाया गया था। फोरेंसिक लैब को एक ब्लू डेनिम कपड़े के साथ वायर्स और उसमें हरे और नारंगी रंग के धागे मिले थे। इससे यह साबित हुआ कि इस फोटो में दिख रही ये औरत खुद ही एक्चुअली में ह्यूमन बॉम्ब थी। वायर्स के एंड में क्लॉथ फाइबर मिला ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का। वही वुमन हमारी बॉम्बर है। इन्हीं फोटोज में तमिलनाडु पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर अनुसुया को राजीव गांधी के पास भी देखा गया था। इस ब्लास्ट के बाद वो बुरी तरीके से जल गई थी और हॉस्पिटल में थी, लेकिन फॉर्चुनेटली जिंदा थी। अनुसुया बाद में बताती हैं कि उन्होंने इस बॉम्बर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन राजीव गांधी ने उसे अपने पास बुला लिया। राजीव गांधी ने उनसे कहा, डोंट वरी, रिलैक्स। उसके बाद वो औरत राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी और जैसे ही राजीव गांधी उसे उठाने के लिए नीचे झुके, ब्लास्ट हो गया। ने ये भी बताया कि फोटोग्राफर हरि बाबू ही इस औरत की VIP एरिया में एंट्री कराने आया था। तो अब SIT को ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या हरि बाबू का भी और उस कुर्ते पजामे पहने आदमी का भी बॉम्बर से कोई कनेक्शन है। क्या ये दोनों लोग भी यहाँ इस साजिश में साथ में शामिल थे? कुछ दिन बाद हरि बाबू के घर पर रेड मारी जाती है SIT के द्वारा और उन्हें वहां पर एक बिल मिलता है। एक बिल एक खरीदी गई चंदन की माला का, वही माला जो फोटो में वो औरत लेकर खड़ी थी। इसके अलावा उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसमें LTTE चीफ प्रभाकरन की फोटो थी और हरि बाबू का अपनी गर्लफ्रेंड सुंदरी को लिखा गया एक लेटर। उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि वो एक डेंजरस मिशन पर जा रहे हैं और इस बात से दोस्तों अब ये चीज साफ हो गई थी कि यहाँ पर LTTE डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है वेदारण्यम के शहर में। पुलिस एक रूटीन चेक कर रही थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक को रोका जाता है। ये बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके एक्सेंट से पुलिस को शक हो जाता है कि ये एक श्रीलंकन तमिल है। इंटेरोगेशन के लिए इसे कस्टडी में लिया जाता है और पता चलता है कि ये शंकर कोनेश्वरन था। जब क्राइम सीन की हरि बाबू द्वारा ली गई फोटोज इसे दिखाई जाती हैं तो तुरंत व्हाइट कुर्ता पजामा पहने व्यक्ति को ये शिवारसन के रूप में आइडेंटिफाई करता है। சிவரசன் தான் இந்த முழு திட்டத்துக்கும் மூளையாக இந்த செயல்பட்டவர். इसको पूछो
शिवरासन कहाँ है? ये बताता है कि शिवरासन एलटीटीई चीफ प्रभाकरन का ट्रस्टेड सोल्जर था। ये भी कन्फेस करता है कि खुद शिवरासन की लीडरशिप में 1 मई को इंडिया में 9 मेंबर हिट स्क्वाड आया था और ये खुद भी उस हिट स्क्वाड का हिस्सा था। पुलिस इसके पास मौजूद सभी सामान को जब्त कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए इस लड़के के पास एक डायरी भी मौजूद थी और इस डायरी में नालिनी नाम की एक लड़की का फोन नंबर लिखा गया था। इसके अलावा दास नाम का भी जिक्र किया गया था। तमिलनाडु पुलिस की क्यू ब्रांच नालिनी से पूछताछ करने भी गई, लेकिन उनको उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। 30 मई 1991 एसआईटी के द्वारा उस फीमेल बॉम्बर और शिवरासन की फोटोज अखबारों में रिलीज कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद एसआईटी को एक फोन कॉल आती है। एक आदमी बताता है कि 21 मई की दोपहर को उसकी वाइफ ने उसकी नेबर नालिनी को अखबार में छपे फोटो से मिलते जुलते लोगों के साथ देखा था। ये कहता है कि उस लड़की के हाथ में चंदन की माला भी थी। नालिनी का नाम एसआईटी के सामने अब 2 बार आ चुका था, पहला उस डायरी में और दूसरा फोन कॉल पर यह आदमी अपनी पड़ोसी नालिनी का जिक्र कर रहा था। इसी बीच 11 जून को एक रेड में एजेंसीज को एलटीटीई की प्रोपेगेंडा किताब द सैटेनिक फोर्स की 3000 कॉपीज मिलती है। इस केस में भाग्यनाथन नाम के एक आदमी को कस्टडी में लिया जाता है जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता था और उस पर एलटीटीई का लिटरेचर प्रिंट करने का शक था। इसी की वजह से एसआईटी को एक बड़ा सक्सेस मिलता है। कई घंटे की इंटरोगेशन के बाद भाग्यनाथन पुलिस को बताता है कि एक्चुअली में नालिनी उसकी बहन है और फोटोज में दिख रहा वो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने वाला व्यक्ति शिवरासन है। शिवरासन की सिर्फ एक आंख है और उस बॉम्बर का नाम धानु है। यह आदमी पुलिस को साफ शब्दों में बताता है कि उसकी बहन नालिनी और उसका लवर मुरुगन यानी दास भी इस साजिश का हिस्सा थे। इसके अलावा शुभा नाम की एक और लड़की उनके साथ थी। धानु और शुभा एलटीटीई की स्क्वाड की मेंबर्स थी जिसको ब्लैक टाइग्रेस बोला जाता था। एक एक करके साजिश में सभी नाम अब सामने आ रहे थे। शिवरासन, नालिनी और शुभा की फोटोज वाले पोस्टर्स मुरुगन की कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के साथ पूरे तमिलनाडु में चिपकाए जाते हैं। पब्लिक को कहा जाता है अगर ये लोग कहीं पर भी दिखें तो सीधा पुलिस को फोन लगाएं। एसआईटी को यह भी पता चलता है कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद मुरुगन नालिनी और उसकी माँ को तिरुपति मंदिर लेकर गया था और वहां उसने नालिनी से शादी की। इन दोनों को पकड़ने के लिए एक बड़ा ड्रामेटिक ऑपरेशन किया जाता है एसआईटी के द्वारा। एक ट्रैप सेट किया जाता है। 13 जून 1991 मद्रास के सायदा बेस बस टर्मिनस पर नालिनी और मुरुगन को अरेस्ट कर लिया जाता है। मुरुगन जो एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट था उसने अरेस्ट से बचने के लिए भागने की कोशिश की। भागने में फेल रहा तो उसने साइनाइड कैप्सूल निकालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन एनएसजी के कमांडोज वहां पर टाइम पर पहुंच गए और उसे पकड़ लिया जिंदा। असल में दोस्तों एलटीटीई के सभी मेंबर्स के लिए साइनाइड कैप्सूल को गले में एक लॉकेट की तरह पहनना कंपलसरी था। पकड़े जाने पर ताकि वो कुछ भी पुलिस को ना बताएं, उन्हें कहा जाता था कि ये साइनाइड कैप्सूल निकालकर खा जाओ, अरेस्ट होने से बेहतर ऑप्शन है। यही कारण है कि एसआईटी के लिए किसी भी एलटीटीई सदस्य को जिंदा पकड़ना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर मिलिटेंट्स को पुलिस मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए एनएसजी कमांडोज को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई। उन्हें बताया गया कि एलटीटीई के मेंबर्स यहाँ पर साइनाइड की पिल्स खाएंगे। उन्हें एग्जैक्टली बताया गया कि कैसे रोका जाए इन्हें ये पिल्स खाने से। अगर जान बचाना है तो आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर इस 3 स्टेप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब 30 सेकंड के अंदर डोज देना है और 30 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाना है। अब इस अरेस्ट के बाद एसआईटी के पास कोनेश्वरन, भाग्यनाथन, नालिनी और मुरुगन थे। इनसे और बाकी कुछ और अरेस्टेड लोगों से एक साथ पूछताछ करी जाती है और इससे पूरी साजिश सामने आ जाती है। आखिर क्या कारण था कि एलटीटीई के मेंबर्स राजीव गांधी को मारना चाहते थे? ये समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा इतिहास समझना होगा। एलटीटीई का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न हिस्से में एक अलग तमिल कंट्री बनाने के लिए लड़ रही थी। बात क्या है कि श्रीलंका में सिन्हलीज बोलने वाले लोग मेजोरिटी में है 74.9% और तमिल बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में एट अराउंड 11.2%। हिस्टोरिकली देखा जाए तो श्रीलंका में भी वही हुआ है जो बाकी और कई देशों में हुआ है, मेजोरिटी का माइनॉरिटी पर अत्याचार करना। श्रीलंकन तमिल्स के खिलाफ सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती थी और यही कारण था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और ये अपना एक सेपरेट देश डिमांड करने लगे। इंडिया में तमिलनाडु में क्योंकि खुद तमिल्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो तमिल्स को लेकर काफी सिंपैथी थी। सन 1983 में इंडिया ने तमिलनाडु में मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना भी शुरू किया था। कहा जाता है कि इंडिया एलटीटीई की मदद लेकर अपनी सदर्न कोस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता था और श्रीलंका में
पाकिस्तानी, चाइनीज और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बढ़ने से रोकना चाहता था। 1987 तक हालत इतनी बिगड़ गई थी कि श्रीलंका पर प्रेशर बढ़ने लगा था। डर था कि इंडिया कहीं खुद ही इस वॉर में ना कूद जाए। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन किए जाते हैं। इन अकॉर्ड्स के हिसाब से इंडिया को श्रीलंका में शांति एस्टैब्लिश करनी थी, लेकिन LTTE इस प्रोसेस में शामिल नहीं था। उन्होंने कहीं कोई साइन नहीं किया था। लेकिन राजीव गांधी अब पीस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में डिप्लॉय कर दिया। 24 IAF planes transported 2 Indian Army battalions of the IPKF to Sri Lanka. Within 7 days, an entire brigade of the Indian Army was in Sri Lanka. And in 30 days, it had become an entire division. इंडियन सरकार ने LTTE को हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन LTTE ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए 7 अक्टूबर 1987 को इंडियन फोर्सेस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी जाती है LTTE के द्वारा। बहुत इंटेंस फाइटिंग देखने को मिलती है यहाँ पर। दोनों साइडों पर हजारों लोग मारे जाते हैं और ऑलमोस्ट 3 सालों तक ये युद्ध चलता है। फाइनली जाकर मार्च 1990 में इंडिया को अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ता है। LTTE अपना कंट्रोल रीगेन कर लेता है और इस वक्त तक राजीव गांधी सत्ता से बाहर जा चुके थे। नवंबर 1989 की इलेक्शंस में इवन दो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, लेकिन राजीव गांधी अपनी मेजोरिटी खो चुके थे। VP सिंह स्वॉर्न इन किए जाते हैं एज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सरकार बनती है जनता दल पार्टी की, जिसमें आउटसाइड सपोर्ट था BJP और कम्युनिस्ट पार्टीज का। अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल सरकार। जो भी पॉलिटिक्स को गहराई से समझता था वो जानता था कि एक्चुअली में अब कांग्रेस की वापसी दोबारा होने वाली है। LTTE के लिए राजीव गांधी के वापस प्रधानमंत्री बनने का मतलब था कि श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस की वापसी होगी। इसलिए अक्टूबर 1990 में ही इन्होंने फैसला कर लिया था कि राजीव गांधी की हत्या करेंगे। VP सिंह की सरकार 1 साल के अंदर अंदर ही टूट जाती है जब BJP अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। तो अक्टूबर 1990 में ही ये चीज क्लियर हो गई थी कि दोबारा इलेक्शन होने वाली है अप्रैल मई 1991 में जाकर। और LTTE को ओपिनियन पोल्स देखकर और कांग्रेस के नंबर्स देखकर ये अंदाजा लग गया था कि राजीव गांधी बड़ा हाई चांस है ये इलेक्शंस को दोबारा जीत जाएंगे। इसलिए नवंबर 1990 LTTE के चीफ प्रभाकरन सिवारसन को इंडिया भेजते हैं। सिवारसन को वन आइड जैक भी कहा जाता था क्योंकि एक ब्लास्ट में इनकी एक आंख खराब हो गई थी, इसलिए वो ग्लास आई लगा कर रखते थे। ये तमिलनाडु में पहुंचकर अपने हाइडआउट्स बनाते हैं और असैसिनेशन को अंजाम देने के लिए अपनी कजन्स धानु और बैकअप के तौर पर शुभा को इंडिया बुलाते हैं। एक्चुअल असैसिनेशन होने से पहले यहाँ पर 2 टेस्ट रन्स भी किए गए थे। दूसरे टेस्ट रन में धानु ने एक्चुअली में जाकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर VP सिंह के पैर भी छुए थे। इसका मकसद था देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को चेक करना। क्या एक्चुअली में उन्हें बाईपास किया जा सकता है? क्या एक्चुअली में प्रधानमंत्री के इतने नजदीक आया जा सकता है कि उनके पैर छूने को मिले? और इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली हाँ था। सिवारसन को जब 21 मई की राजीव गांधी की पॉलिटिकल रैली के बारे में पता चला तो यहीं पर उसने प्लान बनाया स्ट्राइक करने का। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर ये प्लान फेल हो जाता तो LTTE के पास एक प्लान B भी था। दिल्ली में राजीव गांधी की हत्या करने की एक और तैयारी चल रही थी। इसके लिए 17 साल की आथिराई नाम की एक और बॉम्बर को 70 साल के एक बुजुर्ग आदमी के साथ दिल्ली में पहले से ही डिप्लॉय कर दिया गया था। रॉ की इंटेलिजेंस के आधार पर इन्हें पहाड़गंज में एक होटल से अरेस्ट किया गया। इंटेरोगेशन में इन दोनों ने बताया कि असैसिनेशन के बाद इनका काम काठमांडू में एक LTTE ऑपरेटिव से कांटेक्ट कर सिवारसन की भागने में मदद करना था। इन दोनों की मदद से काठमांडू में मौजूद इस LTTE ऑपरेटिव को भी अरेस्ट करके दिल्ली लाया जाता है। इसके बाद सिवारसन का नेपाल के जरिए इंडिया से भागने का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब जब पूरी साजिश यहाँ पर सामने आ ही गई थी तो SIT का एकमात्र टारगेट बचा था सिवारसन को जिंदा पकड़ना। लेकिन ये आदमी एक बहुत ही शातिर ऑपरेटिव था। लगातार अपने हाइडआउट्स बदलता रहता था, पुलिस को मिसलीड करता रहता था। कभी सिख बनता, कभी मौलवी तो कभी पुजारी। अपने डिस्गाइजेस हर दिन बदलता। इसकी फोटोज छापकर हजारों पोस्टर्स देश भर में लगवाए जाते हैं। 15 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जाता है। लेकिन सिवारसन किसी गोश्त की तरह एक शहर से दूसरे शहर गायब होता रहता है। सबसे बड़ा कारनामा तो सिवारसन ने तब किया जब वो 28 जून को पुलिस की घेराबंदी से बचने के लिए एक ऑयल टैंकर में छिपके बेंगलोर आ गया। इस टैंकर के अंदर इसने अपने लिए एक सीक्रेट चेंबर बनाया जिसमें मैट्रेस, पिलो, स्नैक्स और पानी की व्यवस्था तक थी। सिवारसन और शुभा इस चेंबर में छुपकर पुलिस के दर्जनों चेक पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए मद्रास से बेंगलोर तक गए। 350 किलोमीटर तक का सफर तय कर। इसके बाद SIT को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिवारसन और उसका गैंग बेंगलोर के इंदिरा नगर के एक सेफ
हाउस में छिपे हैं। 2 अगस्त 1991 एसआईटी यहाँ पर एक रेड मारती है। कैप्टन रविंद्रन की लीडरशिप में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की टीम अंदर घुसती है और साथ में इन्होंने लिए हुए थे साइनाइड के एंटीडोट। प्लान था कि अटैकर्स को जिंदा पकड़ना है, लेकिन जैसे ही एसआईटी ने घर को घेरा, अंदर मौजूद एलटीटी के मेंबर्स को इसका एहसास हो गया और एसआईटी के अंदर घुसने से पहले ही सबने साइनाइड खा लिया था। अंदर पहुंचने पर एनएसजी कमांडोज को सिर्फ लाशें मिली, लेकिन इन लाशों में सिवारसन का कोई नामो निशान नहीं था। लगभग 90 दिन तक ये रिलेंटलेस सर्च जारी रहती है। 18 अगस्त 1991 पुलिस को सिवारसन के एक और हाइडआउट के बारे में पता चलता है। इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बैंगलोर के बाहर कोनान कुंटे में एक छोटे से पीले रंग के घर में शुभा और 5 अन्य लोगों के साथ ये छिपा हुआ है। लेकिन जब एसआईटी यहाँ पर पहुंचती है तो देखने को मिलता है कि इस घर को पहले से ही पुलिस की गाड़ियों ने घेर रखा है। ये तो एक सीक्रेट ऑपरेशन होना था, लेकिन इस ऑपरेशन का सरप्राइज एलिमेंट अब खत्म हो गया था। हर तरफ पुलिस वाले खड़े थे। वहाँ मौजूद हर इंसान, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला हो या गली में खेलते बच्चे, सबको पता चल चुका था कि राजीव गांधी के असैसिनेशन का मास्टरमाइंड और उसका गैंग शायद इसी घर में छिपे हैं। एक बार फिर से एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज इस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का डिसाइसिव मूवमेंट था। एनएसजी के चीफ कैप्टन ए.के. रविंद्रन और उनकी टीम रेड करने के लिए तैयार थी। एक बार फिर से उनके पास साइनाइड के एंटीडोट्स थे। इस बार वो जानते थे कि अगर पिछली बार की तरह थोड़ी सी भी ज्यादा देर हुई तो ये एंटीडोट्स किसी काम के नहीं रहेंगे, हमें सिर्फ लाशें मिलेंगी। इस बार ये सिवारसन को जिंदा पकड़ने के लिए बहुत डिटरमाइंड थे। अपने सीनियर से इमीडिएट एक्शन की परमिशन मांगते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि अगर कुछ सेकंड की भी देरी हुई तो सिवारसन हाथ से निकलकर भाग सकता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया की ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिलता है। एसआईटी, बैंगलोर पुलिस और दिल्ली में बैठे टॉप ऑफिशियल्स के बीच कोऑर्डिनेशन की सख्त कमी थी। बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर ने अपने जवानों की सेफ्टी का हवाला देते हुए इमीडिएट रेड करने से मना कर दिया। वहां दिल्ली में बैठे सीबीआई के डायरेक्टर विजय करण ऑर्डर करते हैं कि उनके पहुंचने से पहले कोई एक्शन नहीं होगा, और यहाँ कैप्टन रविंद्रन और उनकी टीम हेल्पलेसली वेट करते रहते हैं। शाम के करीब 4 बजे सीबीआई डायरेक्टर विजय करण आखिरकार इस लोकेशन पर पहुंचते हैं। उनके साथ थे एक साइनाइड एक्सपर्ट डॉक्टर रामाचरी। डॉक्टर रामाचरी ने साइनाइड एंटीडोट किट्स को चेक किया और कहा कि ये एक्सपायर हो चुकी है। इस पर कैप्टन रविंद्र ने कहा कि एंटीडोट्स ऑफिशियल एक्सपायरी डेट के लगभग 14 दिन बाद तक भी इफेक्टिव रहती हैं। अगर और वेट किया तो सिवारसन यहाँ से हाथ से निकलकर भाग जाएगा। लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर के साथ यहाँ पर बहस होने लगी। सीबीआई के डायरेक्टर ने साफ कह दिया कि एनएसजी को फ्रेश एंटीडोट्स आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। एलोपैथी मेडिसिन वी नो 14 डेज तक खाए जा सकते हैं, इफ नॉट मोर। कैप्टन, आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? मतलब दिस इज अ हाई स्टेक सिचुएशन, वी कैन नॉट टेक रिस्क। लेकिन डॉक्टर, ये एक्सपायरी डेट 1-2 दिन ऊपर नीचे होने की वजह से एक पूरे ऑपरेशन को नहीं रोक सकते हम। रविंद्रन को समझ नहीं आया कि अगर वो सिवारसन को जिंदा नहीं पकड़ सके तो इन फ्रेश स्टॉक्स का क्या फायदा। ग्वालियर से एंटीडोट्स का एक और सेट मंगाया जाता है। ऐसा करने में 14 घंटे बीत जाते हैं और ये देरी बहुत खतरनाक साबित होती है। 20 अगस्त की सुबह 36 घंटों की देरी के बाद एनएसजी कमांडोज फाइनली घर पर रेड करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब कमांडोज अंदर घुसे तो उन्हें सिवारसन की मुर्दा बॉडी देखने को मिली। उसके साथ शुभा और बाकी सभी ऑपरेटिव्स भी, सबने यहाँ पर साइनाइड कब का खा लिया था। 21 मई को शुरू हुई ये इन्वेस्टिगेशन 20 अगस्त को सिवारसन की मौत से खत्म होती है। पूरे 90 दिनों के बाद कुछ महीनों में ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन कई सारे सवाल यहाँ पर अभी भी अनआंसर्ड रह गए। क्या इस पूरी साजिश में इसके पीछे कोई और भी बड़ा खिलाड़ी था? क्या सिवारसन की मौत के साथ इस साजिश का राज भी दफन हो गया? कुछ लोग जरूर थे जो पहले भी जिंदा पकड़े गए थे और सीबीआई ने अपनी फाइनल चार्जशीट में 26 लोगों को आरोपी बताया। 28 जनवरी साल 1998 स्पेशल टाडा कोर्ट इन सभी 26 आरोपियों को दोषी पाता है और इन सबको मौत की सजा सुनाई जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि केस के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के राघोथमन को टाडा कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद स्ट्रोक आ गई। लेकिन ये लीगल बैटल थोड़ी और लंबी चलती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता है। 11 मई साल 1999 इन 26 में से सिर्फ 7 लोगों की डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा जाता है। 7 लोगों में नालिनी और उसके पति मुरुगन जैसे मेन कंस्पिरेटर्स शामिल हैं और बाद में अलग अलग मर्सी पिटीशंस और लीगल अपील्स के बाद इन सभी की डेथ पेनल्टी को भी उम्र कैद में बदल दिया जाता है। इस केस में जस्टिस मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में एक कमीशन भी बनाया गया जिसका काम असैसिनेशन के पीछे की लार्जर कंस्पिरेसी की जांच करना था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1998 में निकाली और कमीशन के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे
कहाँ से आए। कुछ एसआईटी ऑफिशियल्स का मानना था कि इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ एलटीटी तक सीमित रखने का दबाव था, जबकि सिवारसन के इंटरनेशनल लिंक्स और कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ भी शक की सुई जा रही थी। 1990 में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन यासिर अराफात ने तो इसमें मोसाद जैसी इजरायली एजेंसीज का हाथ होने का शक भी जताया था, लेकिन इस वाली थ्योरी का कभी कोई प्रूफ नहीं मिला। राजीव गांधी का ये असैसिनेशन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। देश की राजनीति इसके बाद से हमेशा के लिए बदल जाती है। देश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस कहीं ना कहीं इसके बाद से ही खत्म हो गई थी। 1991 की लोकसभा इलेक्शंस में हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहती है विद 244 सीट्स, लेकिन इसके बाद से लेकर आज तक फिर कभी कांग्रेस 272 का मार्क खुद से अपनी मेजोरिटी की सरकार नहीं बना पाती। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी जरूर पसंद आएगा, जहां पर मैंने इतनी ही डिटेल में बात करी है महात्मा गांधी के असैसिनेशन की। कौन था नाथुराम गोडसे, उसके साथ और कौन लोग इन्वॉल्व थे महात्मा गांधी की असैसिनेशन, क्या एग्जैक्ट आइडियोलॉजिकल रीजन था, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।